साइंस से रिलेटेड मटेरियल्स आपको अवेलेबल होते रहेंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, इतना रिक्वेस्ट रहेगा। और क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें, बहुत शानदार आपको फायदा होने वाला है। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कहाँ पे होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज होने वाला एक मेथड है और इसका यूज कहाँ पे होता है पूछ रखा है। फर्स्ट दे रखा डीएनए अणु के विलगन के लिए, डीएनए अणु विलगन मीन उसको डिसोसिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड दे रखा है डीएनए अणु के खंडों को काटने के लिए। इसमें आप जानते हो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, कि एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम इसमें काम में लिए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम का यूज लिया जाता है, जिसको आणविक कैंचियों के नाम से जानते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। आणविक कैंचिया इसको कहते हैं। तो आणविक कैंचिया के रूप में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम में लिया जाता है, जहां से डीएनए के खंडों को काटा जाता है। और थर्ड ऑप्शन दे रखा है डीएनए अणुओं को उसके आकार के आधार पर सेपरेट करने के लिए। बहुत अच्छा ऑप्शन है। और डीएनए के कणों को, डीएनए के अणुओं को उसके आकार के आधार पर सेपरेट करने के लिए, पृथक करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया लिया जाता है, जिसमें इथेनॉइड ब्रोमाइड या एजीबीआर एज ए स्टैन करने के लिए, अभिरंजन के लिए यूज में लिया भी जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और फोर्थ दे रखा है क्लोनकारी संवाहक के रूप में, क्लोन के अंदर एज कैरियर के रूप में इसका यूज, तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, लीजिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बीटी, और इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिंजियसिस। विभेद अपू कार्य के लिए किया जाता है। किस कार्य के लिए इस बीटी जीन का यूज किया जाता है? फर्स्ट ले रखा है बायो मेटलर्जिकल टेक्निक के अंदर, सेकंड दे रखा है बायो इंसेक्टिसाइड्स पौधे तैयार करने के लिए, या जैव उर्वरक के रूप में, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में, या बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। तो बायो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में इसका यूज लिया जाता है। बीटी से बीटी ब्रिंजल तैयार की जाती है, ब्रिंजल बैंगन तैयार की जाती है। इसके साथ में बीटी कॉटन भी आप लोग अच्छे से जानते हो, बीटी कॉटन भी अवेलेबल है। तो इनका यूज एज अ इंसेक्टिसाइड्स किया जाता है ना, कीटनाशक के रूप में इनका यूज किया जाता है। तो कीटनाशक के रूप में इनका यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स में इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लाल पुष्प वाले, लाल के लिए इवन अपन यूज करते हैं यहाँ पर कैपिटल आर, लाल पुष्प वाले होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी पौधे का क्रोश सफेद पुष्प वाले, सफेद के लिए अपन यहाँ पे यूज लिया जाता है नॉर्मल आर, आर कैपिटल है तो यहाँ पे आर आर छोटा यूज करेंगे। पौधों से क्रॉस किया जाता तो संतति उत्पन्न होगी। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस कराओगे, एक तरफ कैपिटल आर है, दूसरी तरफ स्मॉल आर है, तो यहां से जब जीन बनेगा तो जीन के अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर ये प्रथम पीढ़ी के अंदर तैयार होने वाले, और प्रथम पीढ़ी के अंदर केवल जो लाल पुष्प है कैपिटल आर है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। कभी भी अप्रभावी जीन अपना F1 पीढ़ी में कभी भी लक्षण प्रकट नहीं करता है। तो अब इसमें ऑप्शन दे रखा है आदि लाल पुष्प वाली संततियां उत्पन्न होगी, आदि सफेद पुष्प वाली संततियां उत्पन्न होगी, पूरी लाल वाली संततियां उत्पन्न होगी, या आदि गुलाबी पुष्प वाली संततियां उत्पन्न होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर अगेन थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि F1 पीढ़ी के अंदर सारे के सारे, F1 पीढ़ी में सारे के सारे प्रभावी लक्षण जितने भी होते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर जितने भी होते हैं, तो वो सारे के साथ डोमिनेट कर जाते हैं रिसेसिव के ऊपर। लीजिए मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम किस पर लागू होता है? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, या जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं, या इसको मेंडल का थर्ड लॉ भी अपन कहते हैं। और ये मेंडल का तीसरा नियम एकमात्र ऐसा नियम है जिसमें द्विसंकर संकरण के आधार पर इनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये डबल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर है, डबल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेसिस है, डबल हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। और इसका जो जीनोटाइप आता है वो जीनोटाइप याद रखना 122, 412, 121, ये इसका जीन प्ररूप अनुपात है। जीन प्ररूप यानी कि 12, 24, 12, 12 और लास्ट में 1। और इसका जो लक्षण प्ररूप अनुपात होता है वो लक्षण प्ररूप अनुपात इसके अंदर 9, 3, 3, 1 शो किया जाता है ना। इसके अंदर जो लक्षण प्ररूप अनुपात आता है, लक्षण प्ररूप अनुपात वो रहता है 9, 3, 3, 1।
तो 9331 इसका जो लक्षण प्ररूप अनुपात आता है, वो लक्षण प्ररूप अनुपात यहाँ पे, या जिसको अपन फिनोटाइप के नाम से जानते हैं, दैट इज 9:3:3:1, ये इसका लक्षण प्ररूप अनुपात आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल का थर्ड लॉ स्वतंत्र अपव्यवन का नियम किस पर लागू होता है? क्या सभी जीवों और जीन्स पर लागू होता है, या केवल मटर के सभी जीन्स पर लागू होता है, या जितने भी सहलग्नता दिखाते हैं उन जीन्स पर होता है, या केवल असहलग्न जीन पर लागू होता है? तो ये केवल असहलग्न जीन पर लागू होता है, क्योंकि एक लक्षण की वंशागति का दूसरी लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर असहलग्नता जीन है उस पर ये लागू होता है। नेक्स्ट, जीन का वह भाग जो अनुलेखित करता है, मीन की ट्रांसलेशन होता है, अनुलिपिकरण होता है, ट्रांसलेशन होता है, किंतु उसका अनुलिपिकरण नहीं होता है, अनुलिखित तो होता है ना, ट्रांसलेशन तो होता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, जीन का वह भाग जो अनुलिखित होता है, अनुलिखित का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, 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 तो ट्रांसक्रिप्शन तो जिसमें होता है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होता, अनुलिपिकरण नहीं होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है बट ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो वो जीन का वह भाग हमेशा इंट्रॉन के नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रॉन। देन ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ओके, तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसके अंदर म्यूकॉन, सिस्टॉन, रेकॉन, ये सारी इसकी यूनिट्स भी शो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज का संबंध किससे होता है? डीएनए का पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज का संबंध किस प्रोसेस से होता है? ये सेंट्रल डॉग्मा सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है, जिसको 1958 के अंदर वॉटसन क्रिक ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम वॉटसन क्रिक, और इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज सिस्टम के माध्यम से एक्सप्लेन किया था, जिसमें सबसे पहले डीएनए होता है, और डीएनए से जब वापस डीएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को अपन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, प्रतिलिपिकरण के नाम से जानते हैं, प्रतिलिपिकरण, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। और डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर इसके बाद में ट्रांसलेशन होता है, जहां पे लास्ट में जाकर के एसिड्स का, यानी कि एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन की संरचनाएं बनती है, और प्रोटीन की संरचना लास्ट में जाकर के अल्फा एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड होती है ना, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समजात अंग क्या होते हैं? दो प्रकार के अंग होते हैं, एक समजात और दूसरे होते हैं समवर्ती अंग। समजात अंग और समवर्ती अंग दो प्रकार के अंग होते हैं, समजात अंग और दूसरे होते हैं समवर्ती अंग। सम का मतलब समान और वृत्ति का मतलब कार्य। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति अलग है बट कार्य समान है तो उनको कहा जाता है समवर्ती अंग। लेकिन कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनका कार्य तो होता है अलग लेकिन उत्पत्ति समान होती है, उत्पत्ति समान और कार्य असमान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 देखो बिल्कुल सेट हो रहा है, जिसकी उत्पत्ति समान होगी बट उसका कार्य असमान होगा, तो ऐसे अंगों को समजात अंग के नाम से जानते हैं। उत्पत्ति समान होगी, उत्पत्ति समान के अंदर देख लो तो मनुष्य के अंदर जितने भी हैंड है, तो मनुष्य के अंदर हैंड और घोड़े का अग्र पैर है ना, हैंड ब्रेन है ना, पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ फोर ब्रेन, तो मनुष्य के फोर लेग, फोर लेग मतलब आगे के पैर, और मनुष्य के हैंड हाथ, इन दोनों की संरचना एग्जैक्टली समान है, ओरिजिन समान है, वर्क भले ही अलग हो, तो ये समजात अंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, ओरिजिन एंड स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, योग्यतम की उत्तरजीविता, और ये पुस्तक सबसे पहले 1859 के अंदर किस साइंटिस्ट ने इसको प्रकाशित किया था? तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम रहेगा चार्ल्स डार्विन। तो ये डार्विन है और इन डार्विन ने लॉ दिया था योग्यतम की उत्तरजीविता, जिसको अपन बुक के अंदर से अच्छे से देखते भी है। और इनके अंदर एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था रसेल वॉलेस, तो उनकी भी बुक थी। तो यहाँ पर योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत भी पूछा जाए, योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, और इस योग्यतम की उत्तरजीविता लॉ को देने वाले भी यहाँ पर चार्ल्स डार्विन थे, डार्विन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम? तो विलियम हॉर्वे रहते हैं। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल
कोशिका की खोज की थी। इनकी बुक का नाम पूछा जाता है तो याद रखना माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया बुक रॉबर्ट हॉक के द्वारा। सेकंड है स्लाइडेन और स्वान। तो स्वान वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका सिद्धांत दिया था और स्लाइडेन ने सबसे पहले पादप कोशिका सिद्धांत दिया था, प्लांट शेल थियरी। ये सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडेन ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक की डिस्कवरी इन्होंने की थी। खमीर से बनने वाला टीका कौन सा होता है? खमीर से बनने वाले टीके को अगर पूछा जाए, चेचक का टीका, नो 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 नो, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट जिन्होंने चेचक का टीका खोजा था। यकृत शोध यानी जिसको अपन नाम दे देते हैं हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, और इस हेपेटाइटिस टीके का, या खसरा जिसको नाम दिया जाता है मिजल्स, मिजल्स, मिजल्स के टीके की बात हो रही है। और मिजल्स के बाद में दे रखा फ्लू, बर्ड फ्लू H5N1। तो क्वेश्चन दे रखा है खमीर से बनने वाला टीका, तो इस टीके को बनाने के लिए यकृत शोध पे इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डाइऑक्साइड, या जिसको अपन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सर्वाधिक परिवहन किस रूप में पाया जाता है? अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का इवन 98% परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। बॉडी के अंदर 98% ऑक्सीजन का परिवहन इस हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। बट बॉडी के अंदर देखा जाए CO2 का परिवहन, तो CO2 के परिवहन के अंदर लगभग 70% बॉडी के अंदर इस CO2 का परिवहन कार्बोनेट के द्वारा होता है। वो सोडियम पोटेशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं तो कार्बोनेट्स के द्वारा होता है। फिर उसके बाद में 23% जो परिवहन रहता है ये हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, और बाकी जो परिवहन होता है वो मानव शरीर के अंदर प्लाज्मा के माध्यम से होता है। तो 70% परिवहन यानी कि सर्वाधिक परिवहन बाइकार्बोनेट के माध्यम से होता है। कार्बोक्सी एमिनो के माध्यम से नहीं होता है, कार्बोनिक अम्ल भी नहीं करता। नेक्स्ट, लसिका रक्त से भिन्न होती है क्योंकि लसिका बॉडी के अंदर जो ब्लड है इस ब्लड को फिल्टर करते हैं, और फिल्टर पोर्शन पूरा का पूरा मानव शरीर में लसिका, जिसमें कुछ मात्रा में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, ग्लोब्यूलिन भी होता है और प्लेटलेट्स भी होती है, लेकिन इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? बॉडी के अंदर यूरिया का संश्लेषण जिस विधि से होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन चक्र इसको कहते हैं। ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया लैब के अंदर बनाया गया सबसे पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है। यूरिया मीन NH2CO NH2, ये लैब के अंदर बनाया गया एक पहला यौगिक है, सब्सटेंस है, और इसका संश्लेषण मानव शरीर के अंदर यकृत में होता है। लीवर के अंदर इसका संश्लेषण होता है, लीवर में इसका संश्लेषण होता है। आमाशय, हृदय, वृक्क नहीं होता है। वृक्क मानव शरीर के अंदर, किडनियां मानव शरीर के अंदर मूत्र और इस रक्त को फिल्टर करने का काम करती है, जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। कारण क्या है? ये कार्बनिक अम्ल है, या अल्प आयनित होता है, या बाष्मिक अम्ल है, या जल में विलय है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये हमेशा दुर्बल है, कारण ये वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। इनको पानी में डाल दो तो इसका मात्र 65% तक आयोनाइजेशन होता है, बाकी ये घुलते ही नहीं है। पानी के अंदर 100% आयोनाइज होते ही नहीं, तो इनको दुर्बल अम्ल की श्रेणी में डाला जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? एक होते हैं प्रतिलोह चुंबकीय, एक होते हैं अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर के कौन से होते हैं? अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय बात नहीं कर रहा हूं, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड अनुचुंबकीय नेचर। ओके, और ऐसा कौन शो करता है? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर CO2। देन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के अंदर हमेशा पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। कौन सा आयन HCl और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों से अवक्षेपित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? लेड, कॉपर, स्टेनस, या अर्जेंटम। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला। क्यूप्रस आयन के लिए लागू होता है Cu+, जिसको अपन बोलते हैं क्यूप्रस आयन, और ये क्यूप्रस आयन सेकंड ग्रुप के अंदर है ना, HCl और H2S। कई बार लैब में पूछा भी जाता है H2S का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इस H2S का फॉर्मेशन करने के लिए आयरन सल्फाइड
मीन FeS और इसकी रिएक्शन करवा दो H2SO4 की प्रेजेंस में, देन FeSO4 सेपरेट हो जाएगी और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थों में अगर देखा जाए तो फेंकोनी, इन तीनों को तो होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण क्या होगा? टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ सही हो जाएगा, क्रोमियम डाइऑक्साइड लोह चुंबकीय पदार्थों में होता है। क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है क्रिस्टलाइन ठोस और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड, दो टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा होता है? फर्स्ट दे रखा डायमंड, कांच और रबड़, कांच और हीरा, दोनों में किसको शामिल करोगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा, डायमंड। डायमंड वैसे चमकीला बहुत होता है, कारण इसके अंदर प्रकाश का टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, इसलिए चमकीला पदार्थ भी होता है। इस डायमंड का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है वो 2.42 होती है ना। इस म्यू की वैल्यू, अपवर्तनांक की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होती है। और हीरे की स्ट्रक्चर देखे अपन तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। गैसों के आंशिक दाब का नियम किस साइंटिस्ट ने दिया था? बॉयल ने, चार्ल्स ने, डाल्टन ने, आवोगाद्रो ने। देखो यहाँ पर गैसों के आंशिक दाब का चार्ल्स ने बताया था कि अगर रोटी को गर्म करोगे, जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। भाई साहब, रोटी को गर्म करते हो फूलता है, कारण उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करना ड्यू टू रेज टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेज करोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। रोटी है, गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, वॉल्यूम नो डाउट इंक्रीज होगा। तो ये चार्ल्स ने दिया था। जबकि आंशिक दाब का जो नियम है वो सबसे पहले डाल्टन ने प्रस्तुत किया था, गैसों के अंदर पार्शियल प्रेशर का लॉ। सर्वाधिक श्यान या फिर विस्कस कौन सा पदार्थ होता है? सर्वाधिक श्यानता किसके अंदर मिलती है? तो श्यान वो सबसे ज्यादा होगा जिसमें लिक्विड मटेरियल में एक दूसरे की परतों के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। मेटल जब गति करता, फ्लो करता है, तो जिसमें सबसे कम गति होगी उसकी श्यानता सबसे ज्यादा होती है। अब देख लिए, जल या ईथर या ग्लिसरॉल या फिर बेंजीन। तो नो डाउट ग्लिसरॉल के अंदर ये नेचर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ग्लिसरॉल बहुत विस्कस होगा। CH2OH, CHOH और लास्ट में CH2OH। इसको अपन IUPAC नेम के अंदर काउंट करते हैं। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन, प्रोपेन, फिर उसके बाद में 1 2 3 और नेक्स्ट नोट करते हैं ट्राइऑल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। बेंजीन की स्ट्रक्चर देखते हो केकुले, तो केकुले यानी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन के अंदर ये C6H6 शेष को शो किया जाता है। ईथर, डाई इथाइल ईथर यानी कि सिमेट्रिकल ईथर होगी तो ROR होगा, अनसिमेट्रिकल होगी तो ROR डैश होगा। वाटर मॉलिक्यूल अच्छे से जानते हो, H2O है, इसकी श्यानता बहुत कम होती है, लेकिन सबसे अधिक श्यानता यहाँ पर ग्लिसरॉल की मिलती है, ग्लिसरीन की मिलती है। पानी की बूंदे गोल क्यों होती है? बहुत अच्छे से जानते हो, धड़ाम से आंसर कर दो। एक नंबर पे पृष्ठ तनाव के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन। श्यानता पैराकोर, रियोकोर गलत हो जाएंगे यहाँ पर। X ग्राम विलयन, विलयन X ग्राम, Y ग्राम उसके अंदर घुला हुआ, घुले हुए पदार्थ को अपन बोलते हैं विलय, और जिसमें घुलता है उसको नाम देते हैं विलायक। तो एक टोटल वेसल के अंदर जो विलयन पड़ा है, उस विलयन के अंदर क्वांटिटी को नाम दे दिया X, है ना, X विलयन है, और इसके अंदर Y ग्राम पदार्थ घुला हुआ है, Y ग्राम, ऊपर से इसके अंदर Y ग्राम घुला हुआ है। तो पदार्थ का अणुभार M यानी कि इसकी मोललता क्या होगी? तो मोललता को काउंट करने के लिए अपन जानते हैं कि नीचे की तरफ इसमें जो यूज किया जाता है वो ग्राम तुल्यांक बाहर तो नहीं रहेंगे, लेकिन इसके अंदर जो टोटल सब्सटेंस अपन यूज लेते हैं वो विलायक ही यूज करेंगे। तो विलायक यूज करने के लिए विलायक के अंदर घुले हुए पदार्थों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल इसके अंदर घुला हुआ पदार्थ Y है, और कितने विलायक में घुला हुआ है? तो टोटल है X, उसमें से Y को माइनस कर दो, और कितना प्रिपेयर करना है? तो यहाँ पे 1 लीटर की बात अपन करेंगे, और उसमें जितना भी है तो ये मोलेलिटी के रेस्पेक्ट में रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन के अंदर Y/X - Y और 1000/1
यहाँ पे जितना भी आप मॉलिक्यूल मेकअप करना चाहो, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा था? थर्ड नंबर ऑप्शन। किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक भार, ओहो इक्विवेलेंट वेट की बात हो रही है, जब 1 लीटर में घुला हुआ तो प्राप्त विलयन को आप 1N सॉल्यूशन के नाम से जानते हो। 1N सॉल्यूशन होगा। विलयन की मोललता क्या होती है? मोललता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, या 1 लीटर किलोग्राम में उपस्थित, भाई साहब यहाँ पे मोललता नाम दिया, मोलेलिटी नाम दिया, मोलेरिटी नहीं है। अगर मोलेरिटी होती तो 1 लीटर नाम देते, लेकिन यह मोललता है तो 1 किलोग्राम की बात होगी। तो यहाँ पर 1 लीटर, 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय और विलय का द्रव्यमान, तो यहाँ पर मोल की बात होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है CH3, उसके बाद में दे रखा है CH पे जुड़ा हुआ है CH3, अगेन CH, साइड में जुड़ा हुआ है OH और आगे CH3। इसका आयुपीएक नेम पूछा है, आयुपीएक नेम बताओ। इसके लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है, और नंबरिंग स्टार्ट कहां से करोगे? उधर से चलोगे तो 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी नहीं होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो इसको अल्कोहल ऑल नाम दोगे, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो पीछे से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, और इसका आयुपीएक नेम में लिखोगे आप 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल, हेक्सेन 2 ऑल या 2 हेक्सेनॉल, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल के बाद में हेक्सेन 2 ऑल, हेक्सेन, हेक्सेन तो है नहीं, यहाँ पर ब्यूटेन है, ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटेन, तो यहाँ पे नेम हो जाएगा ब्यूटेन, और ब्यूटेन के बाद में नाम हो जाएगा 2, और 2 पे करोगे ऑल, तो यहाँ पे हेक्सेन की जगह नाम अपन लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन, और पीछे ऑल लगाओगे तो ब्यूटीनॉल, ब्यूटीनॉल ब्यूटीनॉल है ना, ये नाम हो जाएगा इसका। तो थोड़ा सा लिखने में करेक्शन है, लेकिन ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है CH3OC2H5 का आयुपीएक नेम क्या होगा? भाई साहब ऑक्सीजन के साथ में इधर की तरफ इथॉक्सी ग्रुप, और इधर की तरफ ऑक्सीजन को देखोगे तो मिथॉक्सी ग्रुप, लेकिन जब भी ईथर, ये कंपाउंड यहाँ पर ईथर है, और ईथर का जब भी आयुपीएक नेम देते तो छोटे ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेते, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। मिथॉक्सी इथेन आयुपीएक नेम हो जाएगा, दैट इज मिथॉक्सी, छोटा ग्रुप मिथाइल है तो इसको ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करोगे मिथॉक्सी, और C2H5 दैट इज आल्सो टर्म इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ओके, जेल्डॉल विधि नाम आते ही माइंड में यहाँ पे नाम आना चाहिए नाइट्रोजन। जेल्डोल विधि के माध्यम से मात्रात्मक आंकलन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है हमेशा नाइट्रोजन का, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। सल्फर नहीं है, एलोजन, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन का यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। आयुपीएक नेम बताओ, अगेन दे रखा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास के अंदर शुरू से अंत तक। अगर यहाँ तक आपने क्लास देखी है तो बताओ इसका आयुपीएक नाम बताओ, फिर मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल इथेन होगा या ट्राइमिथाइल इथेन होगा, आइसोप्रोपाइल मेथेन होगा या 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। आयुपीएक नेम क्या होगा कमेंट करके बताना। नेक्स्ट कुछ नेम रिएक्शन दे रखी है, और ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर से रहती है। एथीन पर बेयर अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक देखिए जहां पे H2O के साथ में नेसेंट ऑक्सीजन होती है, दैट इज कॉल्ड बेयर रिएजेंट, तो बेयर रिएजेंट यूज में लिया जाता है, और इस बेयर रिएजेंट के अंदर, बेयर रिएजेंट जहां अपन यूज में लेते हैं उसमें H2O के साथ में नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि नवजात ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एथीन है, एथीन का मीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और इस एथीन के ऊपर बेयर रिएजेंट जैसे डालते हैं तो यहाँ पर ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसी को स्वीट पॉइजन भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वीट पॉइजन, स्वीट पॉइजन भी इसको नाम दिया जाता है, और ये ग्लाइकोल का फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही हो जाएगा, ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होगा। ये नीचे की तरफ भी देख रहे हो रिएक्शन है, और बेयर अभिकर्मक जो बेयर रिएजेंट अपन को यूज लेते हैं तो वहां पे रिएक्शन के अंदर KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट भी यूज लिया जाता है, और ये पर्पल कलर का होता है। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपीन का अम्लीय परमैंगनेट से अपचयन कराने पर, उपचयन कराने पर, तो यहाँ पे उपचयन हो रहा है मीन ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो ऑक्सीजन आकर के ऐड होती है, ऑक्सीजन हमेशा ऐड होती है, तब वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। तो प्रोपीन का ऑक्सीडेशन,
प्रोपिन मीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका आप परमैंगनेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पर KMnO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट एक तो CO2 ग्रुप यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, और क्या क्या बनेगा यहाँ से देखना, इन दोनों कंपाउंड से CH3 COOH मीन कि यहाँ पर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड के साथ में ये जो कार्बन है इसके साथ में CO2 का फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन, H सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ पर एसिटिक एसिड और उसके साथ में CO2 का फॉर्मेशन होगा। इथेनॉल नहीं बनेगा, मिथेनॉल नहीं, इथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। मिथेनॉल मतलब HCHO, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर्मिक एसिड मीन HCOOH, इसका भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4th सही हो जाएगा। लीजिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, 2233 टेट्रामेथिल ब्यूटेन, 2233 टेट्रामेथिल ब्यूटेन स्ट्रक्चर आप नोट करोगे तो ब्यूटेन के अंदर CH3 CH3 और 22 पे मिथाइल है और 33 पे मिथाइल है, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन का ऑक्टेन नंबर का, ऑक्टेन नंबर के लिए देखना यहाँ पे बिल्कुल एकदम अच्छे से टेबल दे रखी है और इसी टेबल के बेसिस पे आप लोगों को कुछ ऑक्टेन नंबर याद भी रखने पड़ेंगे, और ये ब्यूटेन का जितना बल्कि ग्रुप है तो इसका ऑक्टेन नंबर उतना ही हाई होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। ऑक्टेन नंबर का यूज पेट्रोल की क्वालिटी कैलकुलेट करने के लिए होता है, C10 से डीजल की क्वांटिटी, डीजल की क्वालिटी मापते हैं, और ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल की पावर कैलकुलेट की जाती है, पेट्रोल की पावर कैलकुलेट करने के लिए ऑक्टेन नंबर का यूज करते हैं। ओके, ईंधन की बढ़ती हुई ऑक्टेन संख्या का क्रम बताइए। ऑक्टेन संख्या अभी देख लीजिए इस पूरी चेन के अंदर, इस पूरी की पूरी टेबल के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो सबसे यहाँ पे पड़ा 106 नंबर पे बेंजीन, और बेंजीन की काफी हाई यहाँ पे वैल्यू मिलती है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बढ़ती हुई ईंधन की ऑक्टेन संख्या का क्रम क्या होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। सीधी श्रृंखला जितनी भी होगी उसकी ऑक्टेन नंबर उतनी कम होगी, तो सीधी श्रृंखला है, शाखित श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बनता है। फिर सीधी के बाद में शाखित श्रृंखला, ये भी शाखित श्रृंखला, बेंजीन है, ओलिफिन है, ये दे रखा है एरोमेटिक, और इधर की तरफ दे रखा बेंजीन, तो ओलिफिन आ चुका है जबकि यहाँ पे ओलिफिन है, यह भी सेम है, लेकिन बेंजीन की अपेक्षाकृत काफी हाई ऑक्टेन नंबर नहीं होकर के एरोमेटिकों की होती है, एरोमेटिक जितना ज्यादा होगा तो उसकी ऑक्टेन नंबर उतनी हाईएस्ट होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। लीजिए, आर फाइकोइरिथ्रिन किस प्रभाग का मुख्य वर्णक होता है? फाइकोइरिथ्रिन की बात हो रही है और ये शैवालों के अंदर पाई जाती है, एल्गी के अंदर पाई जाती है, और शैवाल के अंदर जो रोडोफाइसी होते हैं, रोडोफाइसी, तो उस रोडोफाइसी के अंदर होती है, रोडोफाइसी के अंदर ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लीजिए फटाफट दीजिए, निम्न में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है? सबसे बड़ा और पहला अगर पूछा जाए तो उसमें नाम रहेगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फर्स्ट में शामिल होता है, और सेकंड में शामिल करते हैं मोलस्का। धरती के ऊपर जितने भी कीट है उसमें 75% कीट इस आर्थ्रोपोडा के अंदर शामिल होते हैं, और सेकंड सबसे बड़ा मोलस्का जिसमें पाइला, हेलिक्स है ना, ऑक्टोपस, यूनियो, केलियन, डेंटेलियन, कैलेक्स, ये सारे के सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। एक अंडपी, ये यहाँ पर बीजांड की संरचना के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, एक अंडपी अंडाशय की अधर सिवनी पर बीजांडों की एक श्रृंखला पाई जाती है, और इस स्थिति में बीजांड न्यास कैसे होगा? ये कह रहा है कि एक सिवनी के ऊपर इस प्रकार से बीजांडों की एक श्रृंखला पाई जाती है, और इस प्रकार की श्रृंखला से किसका निर्माण होगा? भाई साहब लेग्यूमिनेसी जितने भी होते हैं उसमें इस प्रकार का पाया जाता है, मतलब सीमांत बीजांड न्यास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4th सही हो जाएगा। एक बीजपत्री लेलियसी कुल के अंदर, प्याज में, एलोवेरा में इस प्रकार का होता है, और बीजांड न्यास आधार के अंदर एक स्ट्रेट चेन के ऊपर ये प्रेजेंस होता है। पार्श्व विभुज्योतक उत्तरदायी होता है, पार्श्व विभुज्योतक, विभुज्योतक या जिसको अपन मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं, पेरेन्काइमा नहीं, मेरिस्टेम की बात कर रहा हूं भाई साहब प्लांट के अंदर। और मेरिस्टेम 3 टाइप की होती है, एपिकल मेरिस्टेम लंबाई बढ़ाएंगे, लेटरल या साइड में जितने भी होते हैं
पार्श्व विभुजतक, उस पार्श्व विभुजतक से मोटाई बढ़ती है। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम से हमेशा पर्व और पर्व संधियों का फॉर्मेशन होता है, तो हमेशा मोटाई बढ़ाने के लिए होती है। और जब मोटाई बढ़ती है तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। और मोटाई बढ़ने पर पौधे के अंदर एनुअल रिंग बनती है और वार्षिक वलयों को गिनकर के पौधे की आयु का पता लगाते हैं और इस शाखा को कहते हैं डेंड्रोक्राइनोलॉजी। डेंड्रोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। डेंड्रोक्राइनोलॉजी जो पौधे के अंदर आयु गिनने के लिए काम में आने वाली विज्ञान की शाखा है। और इस वलयों को गिनने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है दैट इज कॉल्ड डेंड्रोग्राम, है ना, डेंड्रोग्राम के नाम से जानते हैं। किस लेमिनी झिल्लियों में फोटोसिस्टम तथा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यानी कि रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं? ये बात हो रही है क्लोरोफिल के अंदर। और क्लोरोफिल की स्ट्रोमा की जो लेमिली होती है उसमें इस प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते, या ग्रेनम लेमिनी होगी या क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली होगी या कोशिका झिल्ली होगी, तो स्ट्रोमा लेमिली में इस प्रकार की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। ओके, क्रेब्स चक्र का अन्य नाम क्या होता है? क्रेब्स चक्र जिसको आप लोग टीसीए चक्र के नाम से भी जानते हो, या इसको नाम दिया जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है। फॉस्फोरिलीकरण या ईएमपी पाथवे कहते हैं, ये नाम दिया जाता है जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उस प्रोसेस को ईएमपी एम्बेडेन मेयरहॉफ पाथवे नाम दिया जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, इस ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम यानी कि ईटीएस, तो ये नाम भी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट में दे रखा है फल को पकाने में सहायक वृद्धि हार्मोन कौन सा होगा? पौधे के अंदर जो फाइटो हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं, ये मुख्य रूप से टोटल हार्मोन्स को देखें तो टोटल होते हैं 5, लेकिन कुछ वृद्धि को बढ़ाते हैं और कुछ वृद्धि को घटाते हैं। और वृद्धि को घटाने वालों में एक शामिल होता है एब्सिसिक एसिड। वृद्धि को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन काम में आते हैं उसके अंदर ऑक्सिन यूज में लिया जाता है, ऑक्सिन के बाद में जिबरेलिन काम में लिया जाता है, उसके बाद में साइटोकाइनिन यूज में लिया जाता है, इथाइलिन भी यूज लिया जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फ्रूट राइपनिंग के अंदर, फलों को पकाने के अंदर हमेशा इथाइलिन यूज में लिया जाता है। मार्स गैस ये CH4 को नाम देते हैं। जिब्रेलिन कवक की प्रजाति है जिब्रेला जिससे इसको पृथक किया गया था। और ये पौधे के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जितनी भी होती है, द्वितीय ग्रोथ होती है जिससे पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है, तो मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। 2,4-D ये एक ऑक्सिन का पोर्शन है और इस 2,4-D का उपयोग सबसे ज्यादा खरपतवार नाशी के रूप में होता है। खरपतवार नाशी के रूप में इस 2,4-D का यूज किया जाता है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड स्ट्रक्चर रहती है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इस प्रकार से नाम होता है CH2COOH 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट दे रखा है लार में जीवाणुनाशी कौन सा पाया जाता है? लार की बात हो रही है, सेलाइवा की बात हो रही है। सेलाइवा के अंदर एक तो 2 एंजाइमों को याद रखना, एक का नाम होता है एमाइलेज और दूसरे का नाम होता है टाइलिन, है ना, टाइलिन। एमाइलोज और टाइलिन दोनों पाए जाते हैं। बट ये कौन सा होता है? तो बिलीरुबिन नहीं होता है, दैट इज फॉर्म इन द ह्यूमन लीवर। काइम और काइल दोनों को याद रखना। एक है काइम जब यहाँ पे फूड HCl के साथ में मिल जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, उसको काइम कहते हैं। और बॉडी के अंदर जब फूड सकस एंटेरिकस मीन बॉडी के अंदर आंत्र रस के साथ में मिल जाता है, आंत्र रस, तो उसको काइल कहते हैं। और लाइसोजाइम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लाइसोजाइम ये बॉडी के अंदर लार में निकलता है लाइसोजाइम, जो कि जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया? नो, दैट इज आल्सो नोन एज अ पावर हाउस। लाइसोसोम, यस, इसको सही नाम दिया जाता है और इसको एटम बम के नाम से भी जानते हैं, एटम बॉम्ब के नाम से जानते हैं, ये एटम बॉम्ब भी है। कोशिका के अंदर लाइसोसोम की संरचना में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। डिक्टियोसोम याद रखना, प्लांट के अंदर जो गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, गोल्जी बॉडी, है ना, गोल्जी बॉडी, तो इस गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर को डिक्टियोसोम कहा जाता है। प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। लवक प्लास्टिन सबसे बड़ा कोशिकांग रहता है वैसे ये, लेकिन आत्मघाती थैली के नाम से हमेशा लाइसोसोम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा।
कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, बताओ। प्रोटीन की फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या लवक। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को जानते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर 80s प्रकार के होते हैं, जो 60s और उसके साथ में 40s दो यूनिट से बनते हैं। एक प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें राइबोसोम की स्ट्रक्चर 70s होती है, जिसमें छोटे वाला अणु 50s का होगा और बड़े वाला अणु 30s का होगा। 50 और 30 मिलकर के सर 80 हो रहे हैं, 70 कहां से हो गए, बड़ी टेंशन होती है। और इसमें एस का मीन होता है श्वेतबर्ग, है ना, श्वेत बर्ग इसको नाम दिया जाता है। और कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले साइंटिस्ट पैलेड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जातियां एक दूसरे के साथ में रहती है, मस्त एकदम दोस्ती करके रहती है और एक दूसरे को लाभ भी होता है, ऐसा संबंध क्या कहलाता है? ऐसा संबंध कहलाता है लाइकेन। लाइकेन तो इसको कहते हैं, लेकिन संबंध को कहते हैं सिम्बायोसिस या सहजीविता कहते हैं। इसको कहते हैं सिम्बायोसिस या इसको नाम दिया जाता है सहजीविता। परजीविता नहीं होगा, सहभोजिता नहीं होगा, प्रीडेशन नहीं होगा, परभक्षक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। डायग्राम के अंदर देख रहे हो, एल्गी और फंगस लाइकेन के अंदर दोनों साथ में रहते हैं, यानी कि इसमें शैवाल प्लस कवक दोनों मिलकर के रहते हैं। कवक जल अवशोषित करता है, शैवाल फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। तो ये दोनों पाए जाते हैं। कौन सा वातावरण का भाग नहीं है? प्रकाश है, तापमान है, मृदीय कारक, ये मृदीय बहुत सारे कारक होते हैं, और अवक्षेपण, तो यहाँ पे मृदीय कारक थोड़ा सा और टाइप का हो जाएगा। मांसाहारी, शाकाहारी, देखो कोई भी ऊर्जा स्तर हो, एक ऊर्जा स्तर से अगले ऊर्जा स्तर में केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। और ये नियम सबसे पहले दशमांश का कहलाया था। इसको दिया था सबसे पहले 1942 में, साइंटिस्ट का नाम था लिंडमान। एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड दशमांश नियम। क्या नाम देते हैं? दशमांश नियम कहते हैं। और ये दशमांश का नियम लिंडमान ने दिया था। क्वेश्चन है, वानस्पतिक उद्यानों का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये जितने भी बॉटनिकल गार्डन होते हैं इनके अंदर एक्स टिश्यू होता है, यानी कि कोई भी प्रजाति कहीं पे भी आकर के उसके जर्म प्लाज का कई दूसरे स्थानों पर आकर के उसका संरक्षण करते हैं। तो पुनर्निर्माण या सुंदर यानी कि सुंदर क्षेत्र उपलब्ध करवाते हैं, या ट्रॉपिकल पौधे यहाँ पाए जाते हैं, एक्स शिट्यू होता है, या फिर प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। जर्म प्लाज्म जितना होता है उसको यहाँ पर बाह्य स्थान संरक्षण प्रदान किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, भारत के दो हॉट स्पॉट क्षेत्र, एक तो उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? उभयचर, रेप्टिलियाज, तितली, बटरफ्लाई, और लास्ट में दे रखा है उभयचर, सरीसृप, मैमेलिया, तितलियां, कुछ फ्लोवरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर हॉट स्पॉट है भाई साहब, मेगा बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र की तरह यहाँ पर हॉट स्पॉट होता है। और हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंदर बहुत सारी प्रजातियां वहां पे रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। झील के अंदर वाटर ब्लूम तैयार हो जाता है, उसका कारण ऑक्सीजन की जब कमी होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर वाटर ब्लूम होना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। पोषण की कमी, अत्यधिक पोषण, या झील में शाकाहारियों की अनुपस्थिति। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 से 90 डेसिबल, और भाई साहब 90 डेसिबल, इतनी ध्वनि तो मनुष्य सुन ही नहीं सकता। अधिक प्रबल होगी या असहज होगी, कष्टदायक होगी या शांत होगी? तो ये बहुत ज्यादा प्रबल होती है। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मनुष्य के लिए जो एक उपयुक्त ध्वनि होती है वो 45 डेसिबल है। इससे ज्यादा मनुष्य के लिए फिर वो प्रबल होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। और क्लास को बहुत अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया, और क्लासों के अंदर जुड़े रहना। टाइम टू टाइम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चनों का मैं कलेक्शन आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। चैनल के ऊपर अच्छे से आप लोग अगर फर्स्ट बार विजिट करें तो रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब भी करें, और थोड़ा सा सोशल मीडिया तो यूज करते ही होंगे, है ना, तो इसको शेयर भी करें। और फिर मिलेंगे नए सेशन के अंदर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।